हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कौशल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज जो मेरा इतिहास में चैप्टर है वो है ताम्रपाषाणिक काल। ताम्रपाषाणिक जो शब्द है इसकी उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के चैल्कोलिथिक के हिंदी रूपांतर से हुई है। ताम्रपाषाणिक काल में जो सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग मनुष्य ने किया वह तांबा थी। ताम्र का मतलब होता है तांबा, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो ताम्र पाषाण मतलब जिस काल में तांबा और पत्थर के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया गया है उसे ताम्रपाषाणिक काल कहते हैं। तो चलिए, मैंने जैसा कि बोर्ड पे लिख रखा है, बोर्ड पे इसलिए लिख लेते हैं कि आपका उससे समय बचेगा। हम लिखेंगे तो उससे समय आपका बहुत नष्ट होगा, तो ऐसे लिखने से आपका समय बचता है। तो चलिए देखते हैं। ताम्रपाषाण अंग्रेजी भाषा के चाल्कोलिथिक शब्द का हिंदी रूपांतर है। जिस काल में मनुष्य ने ताम्र का मतलब तांबा तथा पाषाण का मतलब पत्थर के औजारों का प्रयोग साथ साथ किया उसे ताम्रपाषाण काल कहते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया वह तांबा थी, ठीक है, जिसका प्रयोग लगभग 5000 ईसा पूर्व में किया गया था। भारत में ताम्रपाषाणिक अवस्था के प्रमुख क्षेत्र, सबसे पहला आपका दक्षिण पूर्वी राजस्थान, इसमें बनास घाटी के सूखे क्षेत्र में स्थित आहार और गिलुंद आता है। बनास घाटी के सूखे क्षेत्र में स्थित आहार और गिलुंद नामक आता है, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा क्षेत्र आता है मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, इसमें मालवा, कायथा और एरड़ का क्षेत्र आता है। मालवा, कायथा और एरड़ का क्षेत्र में जो उत्खनन हुआ था। उसके बाद आपका आता है पश्चिमी महाराष्ट्र। पश्चिमी महाराष्ट्र आपका अहमदनगर जिले में जोरबे, नेवासा और दायमाबाद, ठीक है। अहमदनगर जिले में जोरबे, नेवासा और दायमाबाद का क्षेत्र आता है। पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव और इनाम गांव का क्षेत्र आता है। नासिक गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा के बाएं तट पर स्थित है। नासिक जो शहर है आपका तो गोदावरी नदी के सहायक नदी प्रवरा के बाएं तट पर स्थित है। और ये जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग और पश्चिमी महाराष्ट्र, ये जो तीनों क्षेत्र है ना, ये तीनों जोरबे संस्कृति से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? जोरबे संस्कृति से संबंधित हैं। अब मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि इनका रहन सहन क्या था, ठीक है, ये लोग कैसे अपना जीवन पालन करते थे, तो उसके बारे में लिख रखा है। मैंने एक एक करके लिख रखा है। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है आवास, और इनका रहने का स्थान क्या था, कैसे रहते थे। तो इस संस्कृत की बस्तियों की संरचना गोल होती थी। इस संस्कृत के लोग घास फूस और मिट्टी से बनी हुई झोपड़ियों में रहते थे। इस संस्कृत के लोग घास फूस और मिट्टी की बनी हुई झोपड़ियों में रहते थे। बुलंद एकमात्र ताम्रपाषाणिक स्थल है जहाँ से पक्की ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य मिला है। बुलंद एकमात्र ताम्रपाषाणिक स्थल है जहाँ से पक्की ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य मिला है। सामान्यतः घर एक कमरे का होता था, ठीक है, लेकिन इनाम गांव में 5 कमरों के एक घर का साक्ष्य मिला है। सामान्यतः घर एक कमरे का होता था, इनाम गांव से 5 कमरों वाले एक घर का साक्ष्य मिला है। इसके बाद हम देखेंगे कृषि एवं पशुपालन। तो यह संस्कृति कृषि व पशुपालन पर आधारित थी। इस संस्कृति की प्रमुख फसलें थीं गेहूँ, जौ, धान, ठीक है, ज्वार, बाजरा, मूंग, मसूर, मटर, काला चना, ठीक है। और इस संस्कृति के जो मुख्य पालतू पशु थे वो थे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ठीक है, कुत्ता, सुअर और ऊँट। अब इसका हम देखेंगे मृदभांड एवं अन्य कला शिल्प। देखिए, मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी से बने हुए बर्तन। मृदभांड का मतलब होता है, जो अर्थ होता है वो होता है मिट्टी से बने हुए बर्तन। तो देखिए, यहाँ से गैरिक का मतलब होता है गेरू, जिससे हम लोग गाँव में पुताई की जाती है, ठीक है। यहाँ से गैरिक रंगीन मृदभांड तथा काले व लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं, ठीक है। मालवा क्षेत्र से मिलने वाले मृदभांड अन्य क्षेत्रों से मिलने वाले मृदभांड की तुलना में उच्चतम है या सर्वोच्च माने जाते हैं। ताम्रपाषाण संस्कृति के लोग तांबे के शिल्प कर्म में बड़े दक्ष थे, ठीक है। इस बार हम लोग देखेंगे इनकी धार्मिक स्थिति। तो मिट्टी की मिली स्त्री से प्रतीत होता है कि ये लोग मातृ देवी की पूजा करते हैं, और जो मिट्टी की बनी हुई स्त्री मिली है वो इनाम गांव से प्राप्त हुई है, ठीक है। मिट्टी की मिली स्त्री मूर्ति से प्रतीत होता है कि इस काल के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। इनाम गांव से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली, ठीक है, मालवा और राजस्थान से मिली रूढ़ शैली से बना मिट्टी का वृषभ आकृति, जिससे ऐसा प्रतीत होता है
कि ये लोग वृषभ 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 का मतलब होता है सांड, ठीक है, जिसे धार्मिक पंथ का प्रतीक था। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली की बनी मिट्टी की वृषभ आकृति, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग वृषभ इन लोगों का जो सांड था वो धार्मिक पंथ का प्रतीक था। ठीक है, तो चलिए आगे अब हम लोग देखेंगे इनके समाधान की विधियाँ क्या थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, लिख रखा है मैंने। तो अब देखते हैं समाधान। ठीक है, समाधान में आपका महाराष्ट्र के लोग मृतक की अस्थियों को कलश में रखकर, ठीक है, अपने घर के अंदर फर्श के नीचे, ठीक है, उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ते थे। महाराष्ट्र के लोग मृतक की अस्थियों को कलश में रखकर अपने घर के अंदर फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ते थे। पश्चिम भारत में पूर्ण समाधान व पूर्वी भारत में आंशिक समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, विशेष प्रचलन था। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख ताम्रपाषाणी संस्कृतियाँ। ठीक है, ये मैंने लिख रखा है संस्कृति, इसके बाद ये अवधि और क्षेत्र। ठीक है, कौन सी संस्कृति किस अवधि में थी और किस क्षेत्र में बोली जाती थी। तो सबसे पहले है आहार संस्कृति। आहार संस्कृति ये आपके 2100 से 1500 ईसा पूर्व अवधि की है। ये राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में बोली जाती है, उदयपुर क्षेत्र की है। कायथा संस्कृति 2000 से 1800 ईसा पूर्व, ये चंबल नदी के क्षेत्र की है। इसका सवालदा संस्कृति, सवालदा संस्कृति ये 2300 से 2000 ईसा पूर्व की है। ये महाराष्ट्र का धुलिया क्षेत्र की है। इसके बाद आपका आती है प्रभास संस्कृति, ये आपका 2000 से 1400 ईसा पूर्व, गुजरात का तटीय क्षेत्र। इसके बाद आपकी आती है मालवा संस्कृति, ये 1700 से 1200 ईसा पूर्व की है। ये नर्मदा नदी के क्षेत्र की है। इसके बाद आपकी आती है रंगपुर संस्कृति, ये 1700 से 1400 ईसा पूर्व। ठीक है, ये गुजरात के तटीय क्षेत्र में बोली जाती थी। इसके बाद आती है जोरबे, गुजरात के तटीय क्षेत्र की है। इसके बाद आपकी आती है जोरबे संस्कृति, जो 1400 से 700 ईसा पूर्व की है। ठीक है, ये महाराष्ट्र व दायमाबाद व इमामगांव का क्षेत्र की है ये। ठीक है, महाराष्ट्र व दायमाबाद और इमामगांव के क्षेत्र की है। देखिए ये आपके संस्कृतियों में ये अवधि आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग केवल संस्कृति याद रखेंगे और क्षेत्र याद रखेंगे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद देखेंगे जो इसके स्थल थे। तो चलिए हम लोग इसके स्थलों के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ताम्रपाषाणकालीन स्थल। ठीक है, मैंने लिख रखा है स्थल, राज्य और प्राप्त साक्ष्य। आपके स्थल में पहले आता है नबदा टोली, ये आपका मध्य प्रदेश में है, यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस स्थल का उत्खनन एस.डी. संकालिया द्वारा किया गया था। ठीक है, इंदौर के निकट नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। ये नबदा टोली है, ये इंदौर के निकट नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। यहाँ से चित्रित काले व लाल मृदभांड मिले हैं, जिन्हें मालवा मृदभांड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से कताई, बुनाई व चरखे तकलियाँ भी प्राप्त हुई हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है ताम्बती। ताम्बती राजस्थान में है। यहाँ से काले व लाल मृदभांड प्राप्त हुए जो सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजे होते थे। ठीक है, इसके बाद आपका आता है दैमाबाद, यह आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, यहाँ से ताम्रपाषाण काल की सबसे बड़ी बस्ती, ठीक है, जो ये दैमाबाद है ताम्रपाषाण काल की सबसे बड़ी बस्ती है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तांबे की प्रमुख 4 वस्तुएं यहाँ से मिली हैं, रथ चलाता हुआ मनुष्य, सांड, गैंडा और हाथी, जो ठोस धातु से निर्मित थी। ठीक है, और कलश समाधान के प्रमाण भी यहीं से मिलते हैं। इसके बाद आपका आता है इनामगांव। इनामगांव आपका महाराष्ट्र में है, जो कच्ची मिट्टी के मकान, यहाँ से आपका जो साक्ष्य मिले कच्ची मिट्टी के मकान, ठीक है, जो गोलाकार बने होते थे। भारत में नगरीय सभ्यता के प्रथम साक्ष्य यहीं से मिलते हैं। कहाँ से? इनामगांव से। ठीक है, इसका बाद आपका आता है नेवासा, महाराष्ट्र में। पटसन का प्रथम साक्ष्य यहीं से मिलता है। मृदभांडु भी मिलता है यहाँ से। और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण भी मिलते हैं यहाँ से। ठीक है, लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण भी यहीं से मिलते हैं। तो ये आपका था प्रागैतिहासिक ताम्रपाषाणिक काल। तो आज से आपका एक चैप्टर खत्म होता है आपका प्रागैतिहासिक काल। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे
आद्य ऐतिहासिक काल। तो ये हमारा कल का लेक्चर रहेगा। तो आज की क्लास यदि पसंद आई हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी। तो आगे कल देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।